Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you people are doing well. चैप्टर नंबर 12 हमारा स्टार्ट है जो कि पर्सनालिटी के बारे में है। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और जो लेक्चर हमारा कंटिन्यू था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वन इज़ हेरिडिटी एंड द सेकंड वन इज़ एनवायरनमेंट। हेरिडिटी हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री ऑफ जीन्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्रोमोसोम्स पढ़ा था, ट्विन्स के बारे में पढ़ा था, डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स एंड बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़। बिहेवियरल ट्रेट्स जिसमें साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट होता है वो पॉलीजेनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेवरल जीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक बिहेवियरल ट्रेट्स को डिटरमाइन करते हैं और ये मुमकिन नहीं होता कि उस स्पेसिफिक जीन्स को जो इस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पिन पॉइंट किया जा सके। लेकिन ये शो किया जा सकता है या फाइंड आउट किया जा सकता है कि वो कौन से सर्टेन क्रोमोसोम्स होते हैं जो इंडिविजुअल के कम्प्लेक्स बिहेवियर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम का ह्यूमन बिहेवियर में क्या रोल होता है। और मोस्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं इतनी डिस्रप्टिव होती हैं कि डेवलपिंग फीटस जो है या तो वो मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है। Here are some of the most common genetic disease. So the first disease is PKU phenylketonuria। अब इस डिज़ीज़ में क्या होता है, एक तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हम इनहेरिटेड डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये जिस बच्चे में होती है उस बच्चे में वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मेंटल रिटार्डेड हो जाता है और इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर इसको अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर लिया जाए। और जिन बच्चों में ये डिज़ीज़ होती है उनको स्पेशल डाइट पे रखा जाता है जिसकी वजह से वो नॉर्मली डेवलप हो सकते हैं। सेकंड इज़ सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनकी शेप एबनॉर्मल होती है, नॉर्मल नहीं होती। और जिन बच्चों में ये बीमारी होती है उनकी भूख वगैरह सही नहीं होती, स्टमक उनके स्वोलो होते हैं, सूजे होते हैं और आँखों का जो कलर है उनका येलोइश होता है। ठीक है, दे रेयरली लिव बियॉन्ड चाइल्डहुड और बहुत कम होता है कि ये चाइल्डहुड से ज़्यादा का अरसा जो है वो ज़िंदा रह सकें। नेक्स्ट वन इज़ टे सेक्स डिज़ीज़। इस डिज़ीज़ में बॉडी में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फैट को ब्रेक डाउन कर सके और ये बच्चे जो हैं ये 3 से 4 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिस तरह के लैक ऑफ ऑक्सीजन में कॉज रिटार्डेशन। ठीक है, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं और जिनमें ये डिज़ीज़ होती है उनका आईक्यू लेवल जो है वो मॉडरेट टू माइल्डली होता है, यानी 40 से 70 के रेंज में होता है, जबकि अगर नॉर्मल आईक्यू लेवल देखा जाए तो वो 100 होता है। एंड हैव ऑब्लिक्वली स्लैंटेड आइज़ विद एन एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन और द आईलिड अराउंड फेस, शॉर्ट स्टेचर एंड abnormalities of the hands and feet. Down babies are usually quiet and placid. अब अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था जब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे तो ऑफस्प्रिंग जो है वो फीमेल होगा। अगर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा तो ऑफस्प्रिंग मेल होगा। ठीक है, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल होगा। ठीक है, तो जब एक्स एक्स के साथ वाई टाइप आ जाएगा तो वो हमारे पास डाउन सिंड्रोम में आ जाएगा और एक्स वाई वाई होगा तो वो भी डाउन सिंड्रोम में हो जाएगा। ठीक है, दो क्रोमोसोम आ रहे थे लेकिन जब एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाएगा तो वो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें भी एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है। अब देख लेते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है ही कि 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब डिफरेंस अगर देखें तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इज़ अ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी होती है, जबकि डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज occur due to a defect in the number or structure of autosomes. For example, Down syndrome is also called trisomy 21. It is a genetic disease caused by an extra chromosome at 21st position. नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई वाई है। रेयर कंडीशन होती है जिसको हाइपर मैस्कुलिनिटी कहते हैं और इसमें एक्स वाई वाई क्रोमोसोम होता है। अब जो हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी हैं ना, इसमें से
एमसीक्यूज़ आ सकता है और शॉर्ट में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है क्लीन फ़िल्टर और डाउन सिंड्रोम में डिफ़रेंस क्या है। 2 चीज़ें पढ़ी थी कि 2 चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, एक हमारे जीन्स होते हैं और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट होता है। जीन्स के बारे में तो हमने सारा पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। बिहेवियर, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जितने भी लाइफ़ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं। The immediate environment within which the genes exist and functions is the nucleus of a cell. The nucleus is surrounded by and interacts with the cytoplasm of the cell. All these chemical materials held together by the cell membrane and may be called the intercellular internal environment. अब जीन्स जहाँ पे एग्जिस्ट करता है और फंक्शन करता है ना, वो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में होता है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है, जिससे न्यूक्लियस जो है वो इंटरैक्ट करता है और उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है जिसने इन सब चीज़ों को कवर किया होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको पूरे को इंटरसेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट है जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है। सामने अगर आप देखें तो फर्स्ट पे जो आउटर लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उसके अंदर जो बाकी सारा फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है हमारे पास और जो सर्कल शेप में आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। जेनेटिक फैक्टर्स आर नॉट the only causes of difficulties in fetal development. A number of environmental factors also have an effect on the course of development. The major prenatal environmental influences include सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही फेटल डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती बल्कि हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कोर्स ऑफ डेवलपमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल द मदर्स न्यूट्रिशन एंड स्टेट ऑफ माइंड। अगर मदर फूड हेल्दी लेगी तो वो चाइल्ड पे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं होगी तो बच्चे का वेट का इशू होगा और बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो उसकी बेहतर नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी। उसके अलावा स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो बेड रेस्ट तो बता देते हैं, लेकिन वुमेन जो हैं वो अपनी थॉट्स का ख़्याल नहीं रखती और जो है वो नेगेटिव उनकी थॉट्स हो जाती हैं और समटाइम्स छोटे-मोटे घर के लड़ाई झगड़े जो है होते हैं, उनमें भी वो इंटरफेयर करना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिर्फ बेड रेस्ट नहीं ज़रूरी बल्कि स्टेट ऑफ माइंड को भी पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इलनेस ऑफ मदर। अगर मदर को कोई इलनेस है जैसा डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है और उसके अलावा इमोशनल स्टेट जो है वो मदर की, वो भी बेबी को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। थर्ड पे एड्स है जो कि ये भी मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इज़ मदर्स ड्रग इनटेक। ड्रग्स टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वुमन कैन हैव ट्रेजिक इफ़ेक्ट ऑन द अनबॉर्न चाइल्ड। अल्कोहल एंड निकोटीन आर आल्सो डेंजरस टू फेटल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मदर कोई भी अल्कोहल लेती है, निकोटीन लेती है या फिर कोई भी इस तरह की ड्रग लेती है तो उसका भी बेबी पे इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा बर्थ के दौरान भी बच्चा जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जिस तरह अम्बिलिकल कॉर्ड जो है जो वो बेबी को मदर से कनेक्ट करती है, अगर वो कंप्रेस्ड हो जाए, श्रिंक हो जाए, प्रेस हो जाए तो बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं जा सकती, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो परमानेंट ब्रेन डैमेज उसका हो सकता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो फूड, वाटर, ऑक्सीजन ये सारा कुछ जो है वो हमें इंटरनली प्रोवाइड होता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और जो चीज़ें या स्मेल हमें इन्फ्लुएंस करती है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी तो वो हमारी आई ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगी। अगर बहुत ज़्यादा साउंड होगी तो वो हमारी हियरिंग को इफ़ेक्ट करेगी, यानी हमारे ईयर्स को इफ़ेक्ट करेगी। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा शेप करता है, इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, अगर फैमिली में ना सीखें तो हम स्कूल में जाके सीखते हैं, अगर स्कूल से भी ना सीख सकें तो फिर हमारी जो सोशल गैदरिंग्स होती है, जिस तरह हम लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं या हमारे बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं और बुरी चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट जो है वो हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारा था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी।
जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इंशाल्लाह और पेपर में भी इजीली आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।